वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आपको तो पता ही है इंसान अपने दुख और ट्रॉमा से भागने के लिए क्या कुछ नहीं करता। आज की मूवी की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ओरला नाम की लड़की जो एक भयानक हादसे के बाद सदमे में है, उसको रिलैक्स करने के लिए उसके दोस्त एक अनजान और सुनसान जगह पे छुट्टियां मनाने के लिए लेके जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि ये ट्रिप शांति वाली रहेगी, पर उनको नहीं पता कि उस जंगल के सन्नाटे में सदियों पुराना एक खौफनाक शैतान उनका इंतजार कर रहा है। एक अनजाने में हुई छोटी सी गलती और एक ऐसी अनसुनी ताकत जिंदा हो जाती है जो उनकी रूह कंपा देने के लिए तैयार है। आखिर उस रात वहाँ पे होता क्या है दोस्तों ऐसा जिससे ये ट्रिप मौत का खेल बन जाती है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1897 आइलैंड के जंगल से। यहाँ कुछ लोग एक लड़की को बंदी बनाकर लेकर आते हैं। उस लड़की को जिंदा दफन करने के लिए ही लाया गया है दोस्तों। और सारे लोग जो भी ये काम करने वाले हैं ना, उन सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी होती है और वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि आंखों से पट्टी मत हटाना, वरना वो तुम्हें अपने वश में करके तुम्हें वो चीजें दिखाएगी जो सच नहीं है। अब ये नजारा देखकर तो कंफर्म हो गया है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, कोई शैतान या विच होगी। इसलिए रिचुअल के साथ उसको दफन किया जा रहा है। और दफन करने का स्टाइल भी काफी अजीब है। गड्ढा खोदकर पहले सर अंदर डालना होता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालनी है। जैसे ही वो विच को गड्ढे के अंदर डालते हैं ना, वो होश में आकर बिल्कुल तड़पने लग जाती है। अब ये देखकर सभी की हालत खराब कि कहीं ये कुछ कर ना दे, और सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक आदमी वहीं पे रुक जाता है। वो कहता है कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही मैं इस विच को अपने आप को इसके वश में करने दूंगा, और ये मुझे झूठी चीजें भी नहीं दिखा सकती। मैं इसको आज हमेशा के लिए दफन कर दूंगा ताकि सब कुछ शांत हो जाए। फिर वो अपने सर और आंखों को पेड़ के ऊपर मार मार कर फोड़ने लग जाता है ताकि विच उसको बिल्कुल भी कंट्रोल ना कर पाए, और तभी वो दफन कर पाएगा उसको। तो बाकी बंदे जो भाग रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा जब आगे बढ़ता है ना, तभी दोस्तों एक छोटा लड़का वहाँ पे आ जाता है और सीधे अपनी तलवार घुसाकर उस भागते हुए आदमी की जान ले लेता है। लेकिन मरने से पहले वो आदमी कहता है कि आखिरकार कामयाबी मिली, वो विच ट्रैप हो चुकी है। इतना कहकर वो तो मर जाता है। और जो दफन कर रहा था ना आदमी, उसका नहीं बताया जाता कि क्या हुआ, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दफन करने के बाद वो अपनी ही चोटों के चलते मर गया होगा। सभी के मरने के बाद वो जो लड़का अभी अभी आया था ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मानो वो नहीं चाह रहा था कि ये सारी चीजें हों। यानी कि वो शायद उस विच को जिंदा देखना चाह रहा था, और हो सकता है कि ये भी उसका कोई हो, लाइक बेटा या फिर कोई दूसरा शैतान। और जो तलवार से उसने अभी आदमी को मारा था ना, तलवार पे खून लगा होता है और वो तो उसको ऐसे दांतों पे लगाता है जैसे टूथपेस्ट होगा। खैर दोस्तों, ये फिलहाल कौन है ये हमें नहीं दिखाया जाता। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, यानी कि 2026 का। यहाँ पर हम मिलते हैं चार दोस्तों से। ये चारों वीकेंड मनाने जंगल में एक केबिन में जा रहे होते हैं, और मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं तो सबसे पहले लड़की है नेसा, जो कि मॉडल है, काफी फेमस है इंस्टाग्राम पर। दूसरा है उसका बॉयफ्रेंड ऑस्टिन, वो भी फेमस फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है। नेसा के सारे वीडियोस वगैरह वही रिकॉर्ड करता है। इसके बाद आता है सीन जो नेसा का मेकअप आर्टिस्ट और उसका असिस्टेंट है। और इसके बाद आती है सबसे परेशान और उदास लड़की ओरला। अब इस उदासी के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि आज से करीब 1 साल पहले ओरला का एक्सीडेंट हुआ था। वैसे ओरला और नेसा दोनों इंस्टाग्राम पर फेमस थे, लेकिन जब 1 साल पहले ओरला अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रही थी ना, तो वहीं रील्स शूट करने के दौरान उसका ध्यान भटकता है और पूरी फैमिली एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। और ये हादसा इतना खतरनाक था दोस्तों कि सभी मारे जाते हैं। ओरला बच जाती है, पर वो बिल्कुल वैसी हो जाती है सदमे में। बाहर की चोटों से तो बच जाती है, लेकिन अंदर के जो सदमे हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं। और ओरला ने तभी से सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी हुई है। उसके बाद तो उसने कभी इंस्टाग्राम खोलकर देखा भी नहीं। अब इस दुख की घड़ी में उसका बॉयफ्रेंड लोकेन उसको संभालता है, और उसी का दुख कम करने और थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए नेसा ने ये ट्रिप रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर आकर भी ओरला खुश नहीं दिखती, लेकिन हाँ, उसको थोड़ी उम्मीद होती है कि कुछ तो हो जाएगा यहाँ पे। अब ये सारे दोस्त केबिन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ताला लगा होता है, नेटवर्क भी ढंग से नहीं आते। पर तभी वहाँ पर अना नाम की बूढ़ी महिला आती है। इसी से इन तीनों ने ये केबिन रेंट पे लिया हुआ है। वो उन्हें चाबी देने के लिए आई हुई है, और ये भी कहती है कि मेरा घर पास ही में है, 5 मिनट की दूरी पर, कोई भी चीज चाहिए होगी तो बोल देना। तो वो सारे दोस्त कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब ओरला की नजर जाती है अना की कार पर, जिसमें अना की पोती बैठी हुई है, और वो बहुत ही डरावने तरीके से ओरला को देख रही होती है। ओरला तो डर जाती है, लेकिन फिर इस चीज को इग्नोर करके वो वापस अपने बाकी दोस्तों के साथ केबिन के अंदर एंटर करती है। एंटर करते ही दोस्तों दीवार पर एक महल की फोटो होती है। अब क्योंकि इस केबिन वाली जगह पर पहले यहाँ पर महल हुआ करता था, लेकिन बाद में शायद वो जल गया या टूट गया, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। उसी के ऊपर ये बनाया गया है। सभी दोस्त अपना अपना कमरा पकड़ लेते हैं और सामान सेट करने में लग जाते हैं। ओरला भी कमरे में आकर अपना सामान सेट करने में लगी होती है, लेकिन हर समय उसको आदत है दोस्तों पुरानी रिकॉर्डिंग सुनने की। वो रिकॉर्डिंग में उसकी फैमिली की आवाजें हैं और बस उन्हीं की यादों में खोई रहती है। वो
वो चीजें उसके दिमाग से जा ही नहीं रही, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। इसके बाद नेसा अपनी शूटिंग में लग जाती है। कई सारे प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर्स करने होते हैं उसको, और कुछ उसके भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ब्यूटी और फैट बन के दवा बेचती रहती है वो। लोकेन कुछ दवा लेने का ट्राई करता है ताकि देख सके वो काम करती भी है कि नहीं, लेकिन सीन उसको मना कर देता है कि मत लेना वरना नेसा गुस्सा हो जाएगी, वो किसी को भी इसको इस्तेमाल करने नहीं देती। तो लोकेन हैरान, पर सीन फिर बात को टालते हुए कहता है वो छोड़ो, ओरला कैसी है, सब ठीक तो है ना। लोकेन कहता है नहीं यार, अभी तक हालात में सुधार नहीं आए। तभी उनको नजर आता है कि ओरला घर के बाहर खड़ी है और जंगल में देखती जा रही है। तो सारे दोस्त भी बाहर आ जाते हैं ताकि ओरला को कंपनी दे सके और आसपास के इलाके को एक्सप्लोर कर सके। सभी आपस में बातें करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद वो ठीक उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर 1897 में विच को दफन किया गया था। अब दोस्तों वहां पर ना एक पत्थर होता है, उस पे विच का नाम लिखा होता है डियाग ड्यू। किसी को कोई मतलब पता नहीं चलता इसका, ना ही वहां पे नेटवर्क होते हैं, इसीलिए ये लोग सिर्फ उस जगह की फोटोज लेने में लग जाते हैं। और इसी दौरान ना ओरला को वहां पर एक कांटे जैसा पिंजरा नजर आता है। तभी ओरला को कुछ अजीब आवाजें आती है, मानो वो आवाज उसको पिंजरे के पास बुला रही हो। तो ओरला जैसे ही पिंजरे को टच करती है उसकी उंगली में छोटा सा कट लग जाता है और उस कट से खून की एक बूंद सीधे जमीन पे गिर जाती है। अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगले ही पल ओरला को दिखाई देता है कि किसी ने नेसा को धक्का मार दिया है और वो सीधे पत्थर पर गिरकर मर चुकी है। ओरला चिल्लाते रह जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, नेसा मर नहीं सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये तो सिर्फ उसका वहम था, नेसा तो अभी भी जिंदा है। मतलब ओरला ने जो चीज देखी वो सच नहीं है। और ये ठीक उसी तरह हो रहा है दोस्तों, जैसे 1897 में वो विच लोगों को दिखाती थी फेक चीजें। मतलब तो कहीं ये ओरला पजेस तो नहीं हो गई, पता नहीं यार, कुछ कंफर्म नहीं है। अब यहाँ से सारे दोस्त घर आ जाते हैं और जैसे ही सीन के मोबाइल पे इंटरनेट आता है वो डियाग ड्यू के बारे में सर्च करता है और जो उसे मिलता है ना दोस्तों, वो सच में होश उड़ा देने वाला होता है। वहाँ लिखा होता है कि डियाग ड्यू एक वैम्पायर का नाम है जो एक फैलन एंजल है, एक ऐसा शैतान जो सिर्फ अंधेरे में रहता है और इंसानों के शरीर को अपना होस्ट बनाता है। जब कोई इंसान उसके करीब जाए तो वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, ऐसी चीजें दिखा सकता है जो सच ना हो। डियाग ड्यू को खत्म नहीं किया जा सकता। वो जब एक इंसान को होस्ट बनाता है और जब तक उसका शरीर सही रहता है वो उसी में रहता है, पर जब शरीर सड़ने लग जाता है तो वो दूसरे ही शरीर की तलाश में लग जाता है और वो सिर्फ एक खून की बूंद से किसी को भी अपना होस्ट चुन सकता है। साथ ही उसे मारा नहीं जा सकता, सिर्फ ट्रैप किया जा सकता है। उसे ट्रैप करने के लिए जिसके अंदर वो होगा उसे दफन करना पड़ता है, वो भी सर को पहले जमीन के अंदर डालकर। अब जब सभी लोग ये सुनते हैं तो सभी का दिमाग खराब हो जाता है, सब हिल जाते हैं पूरी तरह। ओरला तो कुछ ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो तो वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन सीन कहता है कि भाई लोगों, ये सिर्फ कहानी है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, सच्चाई का इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ओरला तो बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है क्योंकि डियाग ड्यू वाली जगह पे ही उसका खून गिरा था और वो जब आईने के सामने खड़ी होती है तभी उसको वॉमिट जैसा फील होता है और खांसते हुए उसके मुंह से अजीब पाइप जैसी कोई चीज बाहर निकलती है। ओरला ये देखकर और घबरा जाती है कि तब उसको अपनी परछाई आईने में दिखाई देना बंद हो जाती है और ये चीजें किसी के लिए भी दोस्तों रूह कपा देने वाली होती है। वो जोर जोर से वहीं पर चिल्लाती है, इसलिए लोकेन आकर उसको संभालता है और तब पता चलता है कि ये तो दोबारा से उसका भ्रम था जो ओरला देख रही थी। अब रात को सारे दोस्त आपस में एक साथ खाना खा रहे होते हैं, जहाँ नेसा ओरला से कहती कि क्यों ना तुम वापस से इंस्टाग्राम चालू कर लो, फिर से पुराना लाइफस्टाइल जियोगी तो क्या पता कुछ बढ़िया लगे तुम्हें। जब तुम वापस उसी चीज में मन लगाओगी तो क्या पता तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा, इसीलिए काम करो, एक नई शुरुआत करो। अब ये सुन के ओरला भड़क जाती है, कहती है यही कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था क्या, ये जानते हुए भी कि मेरे पेरेंट्स की मौत इसी सोशल मीडिया के चलते हुई थी। अरे ये सब फेक होता है, तुम कौन सा असली हो, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल करती हो जबकि तुम्हें खुद पता है वो काम नहीं कर रहे। फैट बर्न प्रोडक्ट्स को सेल करती हो ना, जबकि तुम्हारे खुद के बैली में कितना फैट भरा हुआ है। अरे ये सब तुम अपने फॉलोवर्स को नहीं बताओगी ना, क्योंकि फिर तुम्हारी फेक लाइफ खत्म हो जाएगी ना। दूर रहो ऐसी नकली जिंदगी से। ये सुनकर नेसा को बहुत ही बुरा लगता है, वो तो ओरला के अच्छे के लिए कह रही थी। लोकेन भी ओरला को समझाता है कि नेसा का वो मतलब नहीं था, लेकिन अब ओरला केविन के बाहर जाकर खड़ी हो जाती गुस्से में। नेसा को वैसे ओरला की बात दिल पे चुभ गई है दोस्तों, इसीलिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसमें अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि मेरे प्रोडक्ट्स काम नहीं करते, मैं खुद मोटी हूँ, सब कुछ वो रिवील कर देती है वीडियो में। लेकिन हाँ, अपलोड करने से पहले उसके बाकी दोस्त उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि ऐसा करोगे तो करियर खत्म हो जाएगा। यहाँ तो ये सब चल रहा होता है कि तभी हम उस जंगल को देखते हैं जहाँ पे डियाग ड्यू दफन है दोस्तों, लेकिन अब उसको एक नए होस्ट की तलाश है, इसीलिए वो कब्र से बाहर निकल कर आ जाता है और सीधे केविन की तरफ बढ़ने लगता है। तो इसके बाद जब ओरला केविन के बाहर खड़ी होती है तभी उसको वही विच नजर आती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और वो बिना कपड़े और मिट्टी में डूबी हुई ओरला के पास आती है। ओरला और बाकी लोग उसको कोई मजबूर लड़की समझकर उसको संभालते हैं कि शायद ये किसी किलर वगैरह के चंगुल से छूट के आ गई होगी। लेकिन नेसा को बड़ा अजीब लग रहा होता है, वो कहती है कि इसको हमारे केबिन में रखना ठीक नहीं होगा, इसे भगा दो यहाँ से, मुझे सही नहीं लग रहा। लेकिन फिर ओरला जिद करती है कि रहने दो ना, क्या दिक्कत है,
फिर ये लोग उसको रख लेते हैं और पुलिस को फोन लगाते हैं। लेकिन दिक्कत तो वही है, नेटवर्क कहाँ है यहाँ पे। इसलिए लोकेन अन्ना के घर जाने का फैसला करता है ताकि वहाँ से मदद ला सके। घर की लाइट भी कब की जा चुकी होती है, लेकिन जैसे ही कैमरे का फ्लैश जलता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाती है, क्योंकि दोस्तों जो डियागड्यू है ना, उसे रोशनी से बड़ा डर लगता है और विच के अंदर डियागड्यू कैद है। इसलिए ये लोग जल्दी से फ्लैश बंद करके विच को एक कमरे में बंद कर देते हैं जब तक पुलिस नहीं आ जाती। थोड़ी देर के बाद इस सीन को नैसा नजर आती है। कहती है मेरा कमरा इतना गंदा क्यों है, तुमने सफाई क्यों नहीं की। सीन कहता है वो मैं थोड़ा थक गया था इसलिए नहीं कर पाया। तो नैसा कहती है पहली बात तुम मेरे असिस्टेंट हो ना, बिल्कुल गुलाम की तरह हो, तो मेरा काम क्यों नहीं किया, सजा मिलेगी तुम्हें, अपना हाथ काटो और मुझे खून दो। हाँ, सीन तो डर जाता है दोस्तों कि ये पागल हो गई है क्या। नैसा उसको और डराती है कि तुम्हें ये करना ही होगा। इसलिए डर के मारे वो तैयार हो जाता है अपना हाथ काटने के लिए, पर तभी ओरला उसको रोक लेती है कि क्या कर रहे हो। तब सीन को समझ आता है कि नैसा तो यहाँ पर थी ही नहीं, वो तो उसका भ्रम था और ये इतना रियल था जो भी उसने अभी देखा कि वो सच में हाथ काटने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ लोकेन अन्ना के घर पे जाता है ताकि उससे मदद मांग सके। वो सारी बात बताता है कि कोई लड़की मिट्टी में डूबी हुई हमारे पास आई है, इसलिए पुलिस को बुलाना होगा। अब अन्ना बिल्कुल हैरान हो जाती है और लोकेन पे हमला करके उसे कर देती बेहोश। पर इसने ऐसा क्यों किया आगे पता चलेगा। इधर नैसा अपने कमरे में बैठी होती है और जब वो अपना इंस्टाग्राम चालू करती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो वीडियो उसने रिकॉर्ड की थी अपनी सच्चाई बताते हुए वो अपलोड हो गई थी और सारे लोगों ने वो देख भी ली। सभी गालियां दे रहे होते हैं कि ये तो फेक लाइफ थी तुम्हारी। नैसा पर यकीन नहीं कर पाती कि ये सब क्या हो गया। अब हम उस विच को देखते हैं। उसके अंदर से डियागड्यू बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उस विच का शरीर सड़ चुका है, उसमें ज्यादा जान नहीं बची, उसको चाहिए नया शरीर। तो जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है ना, विच के शरीर से खून बहने लगता है, मुंह से, प्राइवेट पार्ट से, हर जगह से खून ही खून, जो काफी घिनौना सीन होता है वैसे। तब हम देखते हैं ऑस्टिन को। उसे नैसा अपने कमरे में बुलाती है। वो जैसे ही कमरे में आता है, बेड पे तैयार होकर नैसा उसके अंदर आने का इंतजार कर रही थी। ऑस्टिन तो खुश होता है कि चलो मजे आएंगे और वो नैसा के साथ बेड पे रोमांस करना शुरू कर देता है इन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे ही वो अपना कैमरा नैसा की तरफ करता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने नैसा की लाश पड़ी थी और वो लाश के साथ ही रोमांस कर रहा होता है। और दोस्तों नैसा को लगा था ना कि वीडियो अपलोड हो गई है, जबकि वैसा कुछ था ही नहीं। वो उसका भ्रम था जिसको सच मानकर उसने कर ली आत्महत्या। और ऑस्टिन को भी डियागड्यू ने भ्रम दिखाया, जैसे कि नैसा उसको बुला रही है इंटीमेट होने के लिए, जबकि वो तो लाश थी और फिर वो उसी के चलते लाश के साथ रोमांस करने लगा। ये डियागड्यू बड़ा खतरनाक है। तब ऑस्टिन के चिल्लाने की आवाज को सुनकर कमरे में ओरला आती है, जहाँ उसे भी नैसा की लाश नजर आती है। उसको देखकर उसके भी प्राण निकलने वाले होते हैं कि ये क्या हो गया। और तब उस विच के अंदर से डियागड्यू ओरला से कहता है कि बहुत दिन से किसी नए शरीर की तलाश में था और आज फाइनली वो शरीर मुझे मिला। तुमने मुझे जगाया है, इसीलिए अब तुम मेरी होस्ट बनोगी। लेकिन ओरला तो डर रही थी। डियागड्यू समझ जाता है कि ओरला के दिल में अपने दोस्तों की फिक्र है और जब तक वो उसके साथ रहेंगे वो कभी मेरी बात नहीं मानेगी, क्योंकि दोस्तों डियागड्यू किसी के भी अंदर जबरदस्ती नहीं जा सकता। हालांकि ओरला के खून से वो जगह है, लेकिन फिर भी उसे ओरला जब तक खुद एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो उसके शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर ओरला ने एक बार बोल दिया कि तुम आ सकते हो मेरी बॉडी में, तभी जाके वो आएगा और तभी उसे कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन ऐसे बोलेगा क्यों कोई, खैर देखते हैं। इसीलिए विच के अंदर से डियागड्यू ओरला के बाकी दोस्तों को मारने में लग जाता है। जिसके बाद हम लोकेन को देखते हैं, वो वहीं पे बंदी बना हुआ है। अन्ना और उसकी पोती उससे कहते हैं कि जो लड़की तुम्हारे पास आई वो कौन थी। वो लोकेन को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें वो विच और मूवी की शुरुआत वाला वो लड़का भी होता है। अन्ना कहती है क्या यही वो लड़की थी जो तुम्हारे पास आई थी। लोकेन कहता है हाँ ये वही लड़की, कौन है ये। तब अन्ना कहती है कि ये लोग हमारे पूर्वज हैं और ये हमारी जनरेशन की पहली लड़की जिसे डियागड्यू ने होस्ट बनाया है। इसलिए हम विच के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके बाद डियागड्यू मेरी पोती को पजेस करे, क्योंकि डियागड्यू हमारे लिए देवता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे खानदान के अलावा किसी और को वो अपना होस्ट बनाए, इसलिए मुझे उनसे मिलना होगा। तो फिर दोस्तों वो और उसकी पोती चले जाते हैं विच से मिलने और लोकेन वहीं पे बंदी बना रहता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं लोग। यानी कि दोस्तों उस दिन जो लड़का उस विच को बचाने आया था, हो सकता है उसका बेटा हो, छोटा भाई हो, कोई भी हो, लेकिन फिलहाल तो डियागड्यू ने ऑलरेडी अपना होस्ट चुन लिया है ओरला को, क्योंकि इतने सालों के बाद वो ओरला के खून से आजाद हुआ है। अगले सीन में हम ऑस्टिन को देखते हैं। उसके पीछे विच पड़ी होती है, इसलिए वो भागते भागते केबिन के बाहर आ जाता है। कहीं कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ जंगल ही जंगल है और विच उसको बार बार अलग अलग चीजें दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इनसे बचने के लिए ऑस्टिन खुद अपनी आंखें नोच कर बाहर निकाल देता है। हाँ यार, बहुत ही भयानक सीन होता है दोस्तों, ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हम अन्ना को देखते हैं और वो जल्दी से केबिन आती है और ओरला से मिलके कहती है क्या तुम ही वो लड़की हो जिसके खून से डियागड्यू आजाद हुआ है। देखो वो सिर्फ हमारे खानदान के मेंबर को होस्ट बनाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो तुम्हें होस्ट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा
नहीं होने देना है। ओरला के लिए ये बात तो बहुत ही अच्छी थी कि मुझे छुटकारा मिलेगा। तो अना और उसकी पोती जल्दी से विच के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली से ही हैं, इसीलिए मैं आज अपनी पोती को लेकर आई हूँ ताकि डियागड्यू तुम उसको अपना अगला होस्ट बना लो। फिलहाल तुम जिस लड़की की बॉडी में हो वो करीब 1 सेंचुरी से तुम्हारे साथ है। तुमने उसको एक होस्ट बना के रखा हुआ इतने सालों से। वो फैमिली की लड़की हमारी, और ये मेरी पोती भी उसी फैमिली से है, इसीलिए तुम आराम से इसे होस्ट बना सकते हो। डियागड्यू जब अना की पोती को देखता है तो वो उसे पसंद ही नहीं आती। उसे तो ओरला पसंद है और वो उसे ही अपना अगला होस्ट बनाना चाह रहा है। जब अना जिद करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो गुस्से में डियागड्यू उसकी पोती को मारकर उसका खून पी जाता है। वो गुस्सा हो चुका था बिल्कुल, और ये देखकर फिर वो अना भी वहाँ से भागने लगती है। वो समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, डियागड्यू मुझे भी मार डालेगा। लेकिन वो भाग पाती ओरला की आंखों के सामने ही डियागड्यू अना को इस तरह मारता है कि उसके खून के छींटे पूरे केबिन में फैल जाते हैं। बड़ी भयानक मौत होती है उसकी। इसके बाद तो पड़ जाता है ओरला के पीछे, लेकिन वो जल्दी से कैमरा लाइट्स ऑन करके उसको दूर कर देती है। वो सीन से भी कहती है कि जल्दी से सारे कैमराज ऑन कर दो वरना ये हमें मार डालेगा। तो वो भी जल्दी कैमरा ऑन करता है। लेकिन तभी डियागड्यू सीन को कुछ अजीब आवाजें सुनाता है, जिसमें सीन को ये सुनाई देता है कि लोकेन और ओरला दोनों सीन को डियागड्यू के हवाले करना चाहते हैं ताकि उन्हें भागने का टाइम मिल पाए। यानी कि सीन को ये दिख रहा है कि लोकेन और ओरला मुझे धोखा देकर खुद भागना चाह रहे हैं, और ये सुन के वो डर जाता है और ऐसा ना हो इसीलिए वो ओरला को एक कमरे में बंद कर देता है। ओरला तो कहती रह जाती कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वो दिखा रहा है तुम्हें, ये उसकी चाल है। लेकिन सीन नहीं सुनता। अब उसको दिखाई देने लग जाता है कि नेसा और ऑस्टिन शूटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो खुशी खुशी उनका हाथ बटाने के लिए जाता है। उसे तो ये लग रहा है कि सब ठीक हो चुका है। ओरला जैसे तैसे कमरे के बाहर आती है, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो जाती है। डियागड्यू ने सीन को भ्रम दिखाकर कैमरा बंद करवा दिया था और वो केबिन का गेट भी खोल देता है। जैसे वहाँ पे ओरला आती है, डियागड्यू भी वहाँ पहुँच जाता है, और तब आता है सीन को समझ में कि अबे ये मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता उसको। डियागड्यू वहीं पर उसकी जान ले लेता है और फिर से वो पड़ जाता है ओरला के पीछे। दूसरी तरफ लोकेन मुश्किल से अपने आप को आजाद करता है और सीधे केबिन की ओर जाता है। लेकिन वहाँ पर आते ही सामने उसको सीन की लाश नजर आती है। ऑस्टिन भी वहाँ पे मौजूद होता है बिना आंखों के। लोकेन ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाता कि ये क्या हो गया। ऑस्टिन तो धीरे धीरे लोकेन की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए लोकेन वहीं पे रखी तलवार उठाता है और ऑस्टिन से कहता है कि मेरे करीब मत आना। लेकिन ऑस्टिन नहीं सुनता और खुद लोकेन के पास जाकर तलवार अपने अंदर घुसा देता है, क्योंकि वो वैसे भी जीना नहीं चाहता था। वो ये कहते हुए मरता है कि जब तक डियागड्यू ओरला को होस्ट नहीं बनाता तब तक वो रुकेगा नहीं। और ये सब देखकर ओरला डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर देती है, और उसने अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध दी थी ताकि डियागड्यू उसे कुछ भी भ्रम ना दिखा पाए। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो ओरला को उसके ही पेरेंट्स की आवाज सुनाता है, और जब ओरला को उसकी बहन की आवाज आती है वो जल्दी से आंखों की पट्टी हटा देती है ताकि अपनी बहन को, अपनी फैमिली को देख सके। वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी बहन कहती है कि अब तुम हमें छोड़कर मत जाना, डियागड्यू की बातें मानकर उसका होस्ट बन जाओ ना, फिर तुम्हारे पास इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम हमें फिर से जिंदा कर पाओगी। ये सुनकर वैसे ओरला समझ जाती है कि ये जो भी हो रहा है सच नहीं है, डियागड्यू मुझे भ्रम दिखा रहा है, इसीलिए वो वहाँ से भागती है। लेकिन तब उसको नजर आता है कि ऑस्टिन ने लोकेन को बंदी बनाया हुआ है और वो उसकी जान लेने वाला है। ऑस्टिन खुद के होश में भी नहीं था। तो ओरला डियागड्यू से कहती है कि तुम जबरदस्ती मुझे अपना होस्ट नहीं बना सकते, इसलिए मुझे मजबूर कर रहे हो ना, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, और तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं मैं। वो सीधे ऑस्टिन के अंदर घुसी तलवार को बाहर निकालती है और उसी से विच को मारने की पूरी कोशिश करती है ताकि उसके अंदर से डियागड्यू भी मारा जाए। लेकिन तब बड़े प्यार से डियागड्यू ओरला से कहता है कि अगर मेरा होस्ट बनती हो तो तुम्हें ढेर सारी पावर्स दूंगा, जिससे अपनी फैमिली को तुम वापस पा सकती हो, उनके साथ रह सकती हो। लेकिन अगर इनकार करती हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? अरे वही घुटन से भरी जिंदगी जिसमें पछतावे के अलावा कुछ है नहीं, उसी में जाना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, जा लो। ये वाला शरीर खत्म हो चुका है और मुझे दूसरा शरीर चाहिए तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों से ये पावर वाला मौका निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों वो खुद को धूप में आकर खड़ा कर देता है, जिससे एक पल में विच का शरीर राख में बदल जाता है। अब उसकी बातों का ओरला पे बड़ा गहरा असर हो जाता है और वो सोचती है अगर मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकती हूँ तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और वो खुद अब डियागड्यू का होस्ट बनने को हो जाती तैयार, और उसी टाइम डियागड्यू ओरला को अपना अगला होस्ट बना लेता है। तभी लोकेन जल्दी से आता है ओरला के पास उसको देखने कि वो ठीक है भी कि नहीं। लेकिन तभी ओरला उसके ऊपर खून थूक देती है, जो माने कोई तेजाब जैसा हो,
उसकी आंखें जलने लग जाती हैं बिल्कुल। जिसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर ओरला बिल्कुल डियाग्ड्यू बन चुकी है और लोकेन उसके साथ होता है। वो जिंदा है या ये उसकी आत्मा है वो नहीं बताया गया, लेकिन वो घर की खिड़कियां पैक कर रहा है दोस्तों, ताकि धूप की रोशनी अंदर ना आ सके। साथ ही हम वहाँ पे ओरला की फैमिली को देखते हैं, जो कि हो सकता है ओरला के फैमिली मेंबर्स की आत्मा हो। वो लोग मर चुके हैं और अब ओरला इसी केबिन में अपनी फैमिली की आत्माओं के साथ रह रही है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। बड़ी डिस्टर्बिंग थी ना। उम्मीद है ऐसे टाइप की मूवी आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सुपर नेचुरल सर्वाइवल थ्रिलर थी ना। इस तरह की और भी मूवीज देखनी है तो स्क्रीन पे चल रही मूवी पे क्लिक करिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।